Hello students, welcome back in our geography class. So let me continue our fourth chapter, the human settlement. Our today's topic is types of rural settlement. So according to the type, the rural settlement can be classified into four categories. And these four categories are clustered, semi-clustered, hamleted and dispersed. Let me start with clustered settlement. Students, the clustered rural settlement is a compact और क्लोजली बिल्डअप. क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप. अगर ह्यूमन सेटलमेंट कॉम्पैक्ट हो, ग्रुप्ड हो और क्लोजली बिल्डअप एरिया हो हाउसेस का, दैट सेटलमेंट इज कॉल्ड क्लस्टर्ड सेटलमेंट. So in this type of village, the general living area is distinct and separated from surrounding farms. आमतौर पर इस तरह के जो विलेजेस होते हैं बेटा, इनका जो जनरल लिविंग एरिया होता है वो डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है, सेपरेटेड होता है अपनी सराउंडिंग से. फार्म्स, barns, pastures, they all are different from each other. The closely built up area and its intervening street present some recognizable pattern of geometric such as rectangular, radial, linear, etc. और इस तरीके के जो क्लस्टर सेटलमेंट है, इनमें घर जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बने होते हैं. एक पूरा अगर हम लोग सैटेलाइट इमेज लेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए घर डेवलप हुए. ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है. लीनियर पैटर्न हो सकता है जिसमें सड़क के दोनों तरफ, कैनल्स के दोनों तरफ या किसी रिवर के दोनों तरफ साइड में एक क्यू में घर बने हो. दैट इज कॉल्ड द लीनियर सेटलमेंट. अदर देन लीनियर सेटलमेंट, some other shapes are also found in that kind of settlement area, and these shapes may be radial, rectangular, whatever, right? Students, such type of settlement generally found in the fertile area. जहाँ पर fertile alluvial plain areas होते हैं वहां पर इस तरीके का clustered settlement देखने को मिलता है. हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो हमारा एल्यूवियल प्लेन डिपॉजिट है, वहां पर घर बहुत पास पास बने होते हैं, बहुत सारे लोग वहां रहते हैं. समटाइम्स पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफरेंस रीजन ऑल्सो. कई बार घर इसलिए भी पास होते हैं क्योंकि लोग सिक्योरिटी पर्पज से इस तरीके से घर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन नागालैंड, बेसिकली द क्लस्टर सेटलमेंट फाउंड देयर with due purpose of defense. In Rajasthan, scarcity of water has necessitated compact settlement for maximum utilization of available water resource. अगर राजस्थान में कहीं क्लस्टर सेटलमेंट पाया जा रहा है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पाया जा रहा है, तो वो फिर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि राजस्थान में स्कार्सिटी बहुत है वाटर. तो ज्यादातर लोग उसी एरिया के आसपास डेवलप हो जाते हैं जहां पर वाटर रिसोर्सेज हो. वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा क्लस्टर्ड हाउसेस मिल जाएंगे. राइट? होप यू अंडरस्टैंड द क्लस्टर सेटलमेंट वेल. नाउ लेट अस मूव विद द सेमी क्लस्टर. तो सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट may be result from tendency of clustering in a restricted area or dispersed settlement. restricted है या सेमी सेटलमेंट जो है एक ऐसा सेटलमेंट होता है जिसमें ना तो क्लस्टर का पूरे तरीके से इम्पैक्ट हो और ना ही स्कैटर्ड का. ये स्कैटर्ड और क्लस्टर दोनों के मिले जुले रिजल्ट होते हैं. मोर ऑफन सच टाइप ऑफ पैटर्न may also result from segregation और fragmentation of large compact village. कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े कॉम्पैक्ट विलेज सेग्रीगेट हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, तो उनकी वजह से भी डेवलप हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि जो ऐसे विलेजेस या ऐसे एरियाज जो स्कैटर्ड थे पहले, उनमें डेवलपमेंट हो जाए, उनमें नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ फैमिलीज डेवलप हो जाए, तो उसकी वजह से बन जाता है सेमी क्लस्टर्ड और सेमी क्लस्टर्ड या फिर फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट. राइट? नाउ इन सच एरियाज जनरली द लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज. आमतौर पर सेमी क्लस्टर्ड में ज्यादातर लैंड ओनिंग किसके पास होती है? जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है
उस पर्टिकुलर विलेज की और जिनका बहुत बड़े एरिया पर कब्जा होता है. Whereas people of lower strata of society and menial workers settle on the outer flanks of the village. और ज्यादातर जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं, जो स्मॉल स्केल वर्कर्स होते हैं, वो ऐसे क्लस्टर से बहुत दूर दराज में जाकर के डेवलपमेंट करते हैं, अपना सेटलमेंट बनाते हैं आउटर फ्लैंक्स पर. एंड दैट काइंड ऑफ सेटलमेंट बेसिकली फाउंड in the Gujarat plain and parts of Rajasthan. All right. See the image. Here, two of the image are also given. One shown the clustered settlement. आप देखिए इसमें ये जो घर हैं कितने congested बसे हुए, पूरा का पूरा एरिया कॉम्पैक्टेड है. और ये दूसरा इमेज जो है वो क्लस्टर्ड सेटलमेंट को शो कर रहा है. कुछ घर यहाँ पहाड़ी पे बन गए, कुछ घर यहाँ पहाड़ी पे बन गए, ठीक है, कुछ घर यहाँ डेवलप हो गए, फिर कुछ घर यहाँ डेवलप हो गए. So this is the good example of semi-clustered settlement. Now hamleted settlement. Sometimes settlement is fragmented into several units, physically separated from each other bearing a common name. कई बार ऐसा होता है कि जो सेटलमेंट्स हैं वो फ्रेगमेंट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और अपनी एक कोई कॉमन आइडेंटिटी के कारण जाने जाते हैं. And these units are locally called पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी, ऐसे नामों से जाना जाता है इनको. Dhani is very famous in the Rajasthan. This segmentation of large villages is often motivated by social and ethnic factors. ऐसे जो segmentation होते हैं बड़े village के, वो basically motivated segments होते हैं. जब लोग बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप में रहने लगते हैं, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि ग्रुप में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है और किसी को अलोन रहना पसंद होता है, तो वो क्या करता है, फार्म एरिया के बीच में जाकर अपना सेटलमेंट डेवलप कर लेता है और फिर उसी के जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं धीरे धीरे वहां पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं. तो दैट पर्टिकुलर एरिया विच मोस्टली फाउंड इन विलेजेस आर कॉल्ड धानीज. एंड सच काइंड ऑफ विलेजेस आर मोर फ्रीक्वेंटली found in the middle and the lower Ganga plain, and of course in the Chhattisgarh and lower valley areas of Himachal. Now let's move to the dispersed settlement. Dispersed or isolated settlement pattern in India appears in the form of isolated huts or hamlets. हमारे इंडिया में ज्यादातर डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न नॉर्मली हट्स वाला होता है. इन्हें हैमलेट्स भी कह सकते हैं. हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल. जो जंगल एरिया होता है उसमें कुछ झुंड झोपड़ियों का, उसे हम डिस्पर्स सेटलमेंट कहते हैं. और ऑन स्मॉल हिल्स विथ फार्म्स ऑफ पास्चर ऑन द स्लोप. एक्सट्रीम डिप्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाय extremely fragmented nature of the terrain and land resource base of habited areas. See the image. यहाँ पे देखो कितना क्लियरली दिखा रखा है. ये जो डिस्पोज सेटलमेंट है एक दूसरे से अलग अलग हिस्से में बिखरे होते हैं. एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, फिर कुछ यहाँ है, फिर यहाँ है. देखो पूरे पहाड़ी पर घर डेवलप हो रखे हैं और सारे घर जो है वो एक दूसरे से पार अवे हैं. Extreme dispersion of settlement is often caused by extremely fragmented nature of the terrain. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस terrain का fragmented nature होता है. And land resource based on habitable areas. Most of the areas which having the dispersed settlement are areas of Meghalaya, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kerala. These are some of the great example of dispersed settlement. Mostly they are the hilly regions, and on the hilly terrain basically the houses develop far from each other, and this is called dispersed settlement. So this is all about the village pattern. Now let's move to the second topic, that is urban settlement. Students, unlike rural settlement, urban settlements are generally compact and large in size. अगर हम लोग रूरल सेटलमेंट से अर्बन सेटलमेंट को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है
रूरल सेटलमेंट छोटे होते हैं एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर लार्जर इन साइज. एंड बेसिकली in the urban settlement, people engaged in the variety of non-agricultural work, like secondary or the tertiary sector. And as mentioned earlier, cities are functionally linked to rural areas around them. और cities का connection होता है जो भी rural area उसके चारों तरफ होता है उनके साथ. So by this connection, the exchange of goods, services is performed sometimes directly and sometimes through a series of market towns and cities. So the cities are connected directly as well as indirectly with the villages. यहाँ पे जो शहर होते हैं वो villages से या तो direct manner में या फिर indirect manner में connected होते हैं. And you can see the definition of town in chapter 10 also in the fundamental of human geography. Now let's move the evolution of towns in India. How towns evoluted in the part of India. कैसे हुआ इनका evolution? So let us discuss by the new thing, that is evolution of towns in India. Students, towns flourished since prehistoric times in India. Prehistoric समय जो था उससे पहले से ही या उस समय से ही इंडिया में टाउन्स की शुरुआत हो गई. टाउन्स मतलब शहर. So even at the time of Indus Valley civilization, towns like हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, they were in existence. जब ह्यूमन का सिविलाइजेशन शुरू हुआ और बेसिकली हमने सिविलाइजेशन के जो हमें प्रूफ्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन सिविलाइजेशन में हमें कुछ टाउन्स के भी प्रूफ मिले हैं. मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा आर द टू. एंड दिस फॉलोइंग पीरियड्स हैव विटनेस्ड इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स. It continued with periodic ups and downs until the arrival of Europeans in India in the 18th century. हमारे यहाँ जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पान टाउन सिविलाइजेशन है, ये इसमें काफी उतार चढ़ाव देखे गए और ये तब तक सेफ थे जब तक यूरोपियंस नहीं आ गए थे हमारे इंडिया में. तो आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, द सिस्टम ऑफ सेटलमेंट चेंज. On the basis of their evolution in different periods, Indian towns may be classified. यहाँ हम लोग इंडियन टाउन्स को क्लासिफाई करते हैं किसके अकॉर्डिंग? पीरियड्स के अकॉर्डिंग. So let us classify. First of all, ancient town, then medieval town, and then modern town. So here three kind of classification are given. Ancient towns. There are number of towns in India and having historical background spanning over 2000 years. ऐसे टाउन्स जिनका इवोल्यूशन 2000 साल पहले हुआ है, बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ टाउन्स हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर. और ऐसे जो टाउन्स हैं जो लगभग 2000 साल पहले डेवलप हो गए थे, बेसिकली ये रिलीजियस और कल्चरल सेंटर बने गए. एंड आउट ऑफ दीज एंशिएंट टाउन, वाराणसी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन. प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र situated in Patna, Madurai in Tamil Nadu. These are some of the example of ancient towns in our country. Now the medieval town. About 100 of the existing town have their roots in the medieval period. 100 से ज़्यादा टाउन होना पता चला है medieval समय में. And most of them developed as headquarter of principalities and kingdoms. ज़्यादातर जो medieval towns हैं ये बेसिकली या तो हेडक्वार्टर के तौर पर डेवलप हुए या फिर किंगडम के जो प्रिंसिपल एरियाज थे, जिसे हम लोग कैपिटल एरियाज भी कहते हैं, उनके तौर पर डेवलप हुए. तो दीज आर फोर्ट टाउन्स एज वेल एंड विच केम अप ऑन द ruin ऑफ एंशिएंट टाउन्स. एंड आउट ऑफ दीज सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ medieval periods are Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra and Nagpur. Now the last classification of town, that is modern town. And the evolution of modern town begin with the Britishers, arrival of the Britishers. So the Britishers and the other Europeans have developed a number of towns in India, and starting their foothold on coastal location, they first developed some trading ports such as Surat, Daman, Goa, Pondicherry, etc. The Britishers later consolidated their hold around three principal nodes.
and these three principal nodes are Mumbai, Chennai and Kolkata. The Mumbai, the Chennai and the Kolkata are the port areas. They are very well connected by the sea routes. So that's why majorly Britishers focus on these areas. स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, जब यूरोपियंस का इंडिया में अराइवल हुआ, उस समय उन्होंने यहाँ आने के बाद में कुछ स्पेशल पोर्ट टाउन्स डेवलप किए थे. सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, ऐसे ही कुछ पोर्ट्स टाउन है. और फिर इनके अलावा उन्होंने फोकस किया बेसिकली ऐसे एरियाज पर जो कि वेल कनेक्टेड हो अदर एशियन और वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनसे. तो ज्यादातर जो रैपिडली मूवमेंट देखा गया वो इन पोर्ट एरियाज की तरफ, एंड द एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन आइदर डायरेक्टली और थ्रू कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट. और ऐसे एरियाज पर या तो इनका डायरेक्ट कंट्रोल होता था या फिर प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू कंट्रोल करते थे. They established their administrative centers, hill towns as summer resort and added new civil, administrative and military areas to them. तो जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अराइवल किया तो उन्होंने कई पर्पसेस की वजह से टाउन्स को डेवलप किया. और हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज की. 1850 के बाद में भी फिर कई टाउन्स डेवलप हुए और इन टाउन्स का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो जब हमारे यहाँ पर हम लोग मॉडर्न टाउन की बात करें, बाद के टाउन के, अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद की, तो वो टाउन्स मिनरल्स अवेलेबिलिटी सोर्सेज पर डेवलप हुए. फॉर एग्जाम्पल द जमशेदपुर, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन होने के कारण डेवलप एक टाउन था. तो स्टूडेंट्स, टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑल्सो इवॉल्व्ड आफ्टर 1850. 1850 के बाद में कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री पर बेस्ड टाउन भी डेवलप हुए और इनमें से एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जमशेदपुर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी. छोटा नागपुर प्लेटू है, मिनरल रिजर्व्स है, तो यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया जनरेट हुए और यहाँ पर टाउन डेवलप हुए. स्टूडेंट्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस a large number of towns have been developed as administrative headquarters. आपको पता है आजादी के बाद ही बहुत सारे जो शहर हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बन गए. फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, चंडीगढ़ इन पंजाब. So students, do you know that after independence a large number of towns have been developed as administrative headquarters. आपको पता है आजादी के बाद एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बहुत सारे शहर डेवलप हुए. फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ इन पंजाब, भुवनेश्वर इन उड़ीसा, गांधीनगर इन गुजरात, असम का दिसपुर. These are some of the examples. And also the industrial centers developed after independence like Durgapur, Bhilai, Sindri, Barauni, and some old towns also developed as satellite towns around metropolitan city. And these towns are Ghaziabad, Rohtak, Gurugram, around Delhi. दिल्ली के आसपास, दिल्ली क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है और उसके आसपास सैटेलाइट टाउन डेवलप हो गए. आप समझते हैं सैटेलाइट टाउन क्या होता है? ऐसा टाउन जिसे हम लोग सब अर्बन कह सकते हैं, किसी बड़े टाउन का एक्सप्रेसिव एरिया जो पहले रूरल हो और फिर अर्बनाइज में कन्वर्ट हो जाए. So with increasing investment in rural areas, a large number of medium and small towns have developed all over the country. लगातार रूरल एरियाज में इन्वेस्ट करने के बाद से रूरल एरियाज जो है वो मीडियम और स्मॉल टाउन्स में कन्वर्ट हो गए, या ये कह सकते हैं डेवलपमेंट हो गया है इनका. तो दीज आर सम ऑफ द टाउन्स, दीज आर द क्लासिफिकेशन of towns which is located in our India. Now the urbanization in India.
The level of urbanization is measured in the terms of percentage. आपको पता है? No. So I hope you understand the pattern of town, the types of rural settlement, entire these things in this topic well. Now thank you and have a nice day.